अगर किसी घर में सालों से कोई इंसान नहीं रह रहा हो तो ऐसे घर को प्रेत बाधित घर माना जाता है, क्योंकि उस घर में ऐसा कोई वाकया हुआ होगा जिसकी वजह से उस घर में कोई बस नहीं सका होगा। आज हम आपको ऐसे ही एक विश्व के मशहूर प्रेत बाधित घरों में एक घर से रूबरू करवाते हैं जहां इंसान के जाने की हिम्मत नहीं होती है और उस घर में आत्माओं ने अपना कब्जा कर रखा है। कौन सा है ये घर, कहाँ है ऐसा घर? आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताते हैं। इस घर का नाम वेले हाउस है और यह अमेरिका में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस घर को थॉमस वेले ने 1875 में बनवाया था और अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इस वीराने में रहने के लिए आ गए। इस घर में आने के कुछ समय बाद ही उसके छोटे बेटे की बुखार की वजह से मौत हो गई। कुछ दिनों बाद इनके 2 लड़कियों का जन्म हुआ। थोड़े दिनों में उसकी पत्नी की भी बीमारी में मौत हो गई। उसके बाद थॉमस के सबसे बड़े बेटे ने एक लड़की से शादी की और फिर तलाक हो गया। इस सदमे से उसने भी आत्महत्या कर ली। इस तरह एक एक करते 1961 तक थॉमस की मौत के साथ पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस मकान को बनाते समय एक मजदूर ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूर उसकी आत्मा यहाँ घूमती थी। वेले परिवार को इस बात का पता होने के बावजूद यहाँ रहने को आए और मौत के काल में समा गए। अब उनके पूरे परिवार की आत्माएं इस घर में रहती है। इस कारण अब तक इस घर में कोई नहीं रह सका। इस घर के बारे में गहन अध्ययन करने के घोस्ट हंटर्स की टीम यहाँ आई थी। वो जब रात को 12 बजे के बाद जब इस घर में आए तो उन्हें उस घर में किसी के आभास और स्पर्श को महसूस किया। उन्हें बालों से ढके चेहरे दिखाई दिए जो एकदम गायब हो जाते थे। शीशों पर एकदम ताजा खून के धब्बे दिखाई दिए और भी ऐसे कई तथ्य थे जिनसे इस घर को प्रेत बाधित मानना पड़ा। अमेरिकन सरकार ने इस घर को म्यूजियम में बदल दिया और यहाँ आने वाले लोगों को रहस्य की मौजूदगी का एहसास करवाया। तो मित्रों, किस तरह ऐसे कई घर आपको पूरे विश्व में मिल जाएंगे जो आज भी सालों से बंद पड़े और उनके पीछे छुपी है एक कहानी। तो दोस्तों, आपको कोई ऐसी प्रेत बाधित घर की कहानी पता हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आज तक आप सब ने चुड़ैलों के बारे में बुरी बातें ही सुनी होंगी, मगर एक जगह ऐसी भी है जहां चुड़ैल एक गांव की रक्षक है। मेरा गांव बनारस में है। कहा जाता है कि हमारे गांव की रक्षा एक चुड़ैल करती है और गांव को हर विपत्ति से बचाती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। काफी साल पहले की बात है। गांव के बाहर एक औरत प्रसव पीड़ा के कारण जमीन पर लेटी हुई थी। वह दर्द के मारे कराह रही थी। उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। तभी गांव के एक आदमी ने उसे देख लिया और लोगों की मदद से उसे गांव में ले आया। वहां के लोगों ने अपनी बेटी की तरह उसकी सेवा की। उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। गांव वालों ने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह पास के ही गांव की रहने वाली है। वह जाने को तैयार थी। गांव वालों ने उससे आराम करने को कहा मगर वह नहीं मानी। जाते जाते उसने कहा कि गांव वालों ने उसकी बहुत सेवा करी है, वह जो चाहे मांग सकते हैं। किसी ने कुछ नहीं मांगा और वैसे भी वह दे भी क्या सकती थी। मगर गांव के एक बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया और कहा कि वह इस गांव के किसी भी इंसान का कभी बुरा नहीं करेगी। उसने बात मान ली और साथ में गांव की रक्षा करने की भी कसम खाई। कहते हैं कि वह औरत चुड़ैल थी और उस दिन से गांव में कभी कोई विपदा नहीं आई। रात के अंधेरे में मैकू अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। मैकू को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। मैकू की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठा था। वे दोनों मुंबई से मेहर भगवती के दर्शन के लिए जा रहे थे। मैकू के माता पिता ने लाख समझाया था कि बेटे, इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफर करो, पर मैकू माना नहीं और अपने दोस्त के साथ कार से ही हो लिया। रात के करीब 2 बजे होंगे। कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रहकर इक्के दुक्के ट्रक आदि भी गुजर जाते थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई और मैकू ने सड़क किनारे कार रोक दी। मैकू कार से नीचे उतरकर बोनट खोला और जांच पड़ताल करने लगा। उसका दोस्त रमेश कार में ही बैठा रहा था। काफी कुछ इधर उधर करने के बाद मैकू ने रमेश से कार को चालू करने के लिए कहा, पर यह क्या, रमेश तो बार बार चाबियां घुमा रहा था पर अब कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी रात को वे दोनों क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वह सड़क पर खड़े होकर इक्की दुक्की आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क लेना न चाहता हो, क्योंकि हाईवे आदि पर रात को लूटपाट आम बात थी। अचानक उन्हें एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। बाबा आदम के समय की कार लग रही थी, या यूं कहें जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही मैकू भागकर उस कार के पास गया। उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन 3 में से एक महिला और एक किशोरी थी। मैकू ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया कि मेरी कार खराब हो गई है,
कहीं अगर आसपास में कोई बस्ती हो या गैराज हो तो वहां तक उसे पहुंचा दिया जाए। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी में से एक पतला वायर निकाला। मैकू कुछ समझ पाता तब तक वह ड्राइवर अपनी कार से मैकू की कार को बांध दिया था। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से मैकू को अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। मैकू के स्टीयरिंग पर बैठते ही रमेश भी मैकू की बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वह पुरानी कार एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। मैकू और रमेश निश्चिंत लग रहे थे, उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा था क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने से लग रहे थे। लगभग 15-20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। मैकू और रमेश अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रोबदार आवाज में बोला कि आप लोग अंदर चलें। अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाएगा। मैकू और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी और एक बात मैकू और रमेश को चौंकाने वाली थी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए ये हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह झाले लटके हुए थे, अजीब प्रकार की बू भी आ रही थी। मैकू और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में अंदर ही अंदर बढ़े जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे ही इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वह ड्राइवर मैकू और रमेश को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद ही दूसरी तरफ चला गया। वह अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। ये कमरा काफी अच्छा था पर यह चौंकाने वाली बात लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर सुसज्जित कमरा कैसे हो सकता है। वह कमरा दुधिया प्रकाश से भरा था पर यह प्रकाश कहां से आ रहा था कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मैकू और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी आवभगत शुरू हो गई थी पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थीं। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12-15 लोग जमा हो गए थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी तो कहीं पैगों का दौर चलना शुरू हो गया था। मैकू तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था। रात बिरात वह कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था पर वह एकदम निडर स्वभाव का था। वह अपने आप को मां मेहरवाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और वर्ष में कम से कम 2 बार मां के दर्शन अवश्य करता था। उसके गले में मां की माला हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसके शर्ट की ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकालकर पढ़ लिया करता था। पर आज निडर मैकू को लगने लगा था कि वह और उसका दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होता लग रहा था। मैकू फिर भी डरा नहीं और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में यह भी कहा कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़े रहना और डरना तो बिल्कुल नहीं। अच्छा तो ये बात थी। अब मैकू और रमेश जिस सोफे पर बैठे थे वहां पास में ही एक आलीशान शीशा दर्पण लगा था। मैकू कनखी आंखों से रह रहकर उस शीशे में देख ले रहा था। रमेश को अजीब लगा कि मैकू उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठा। शायद मैकू रमेश के जेहन में उठने वाली बात को समझ लिया था। उसने उसे शीशे में देखने के लिए इशारा किया। अरे ये क्या। जो ही रमेश ने शीशे में देखा उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उस कक्ष में चलते फिरते अच्छे लोग इस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि रमेश का कलेजा उसके मुंह को आ गया। वह पसीने से पूरी तरह भीग गया। शीशे में उसने ये भी देखा कि यह लोग जो पानी या मदिरा पी रहे हैं वह खून जैसा लग रहा है। ये लोग जो खा रहे हैं वह किसी की मांस या हड्डियां लग रही हैं। वह तो अब पूरी तरह से परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना असंभव है। तभी वे आपस में कुछ बात कर पाते तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास उपस्थित हुआ। वह लोई ओढ़े हुए था और उसके पीछे पीछे 2-3 सेवक टाइप के लोग भूत थे। वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए मैकू से कहा कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। अस्तु आप लोगों से गुजारिश है कि पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे बदल लें। ये बात कहते हुए वह बूढ़ा बार बार मैकू के गले में लटकती हुई माला को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नजर जाती वह थोड़ा भयभीत लगने लगता। अरे तभी अचानक एक खूबसूरत किशोरी वहां आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली कि दादाजी, इस अवसर पर आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं।
वह बूढ़ा हंसा और मैकू तथा रमेश की ओर देखते हुए बोला कि बेटी तुझे मैं ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम जाएगी। इतना कहकर बूढ़े ने जोर का अट्टहास किया। ऐसा लगा कि उसकी अट्टहास में पूरी हवेली अट्टहास करने लगी है। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। खैर मैकू ने अपना विवेक नहीं खोया और रमेश का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेजी से चला गया। कमरे में पहुंचकर जब रमेश डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा तो मैकू ने उसे रोका और कहा, बेवकूफी मत कर, अपने कपड़े को पहनकर रख। और साथ ही उसने अपने जेब से दुर्गा चालीसा को निकालकर रमेश की जेब में रख दिया और कहा, डर मत। देखा नहीं कि मेरे गले की माला को देखकर वह बूढ़ा कैसा भयभीत लग रहा था। अब उन दोनों ने वहां रखे कीमती राजसी कपड़ों को अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद मैकू ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा कि तुम डरना मत, हम लोगों के साथ मां मेहरवाली है और उनके रहते ये भूत प्रेत हम दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वे दोनों कमरे से निकलकर फिर उस बड़े कक्ष में आकर सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी को शीशे में देखने पर वह एक महाकुरूप डरावनी साया के रूप में तब्दील हो जा रही थी। वह की शोरी प्रसन्न मन से मैकू के पास आई और उसके कंधे पर एक हाथ रख दी। अरे ये क्या! कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस किशोरी को 440 वोल्ट का करंट लगा हो। अभी कोई कुछ समझ पाता तब तक वह बहुत दूर जाकर गिर गई। अब तो वहां हड़कंप मच गया। मैकू सब समझ रहा था। उसे लगा कि यह जरूर उसके गले की माले के कारण हुआ है। उस किशोरी के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए, जबकि वह बूढ़ा दौड़कर मैकू के पास आया और थोड़ा तेज आवाज में पर डरते हुए बोला कि मैंने आपसे कहा था न कि आप अपने कपड़े उतारकर हमारे यहाँ के कपड़े पहने, पर आपने नहीं माना। आप अपने गले में जो माला पहने हैं उसे भी उतार कर रख दीजिए, यही हमारे यहाँ की प्रथा है। मैकू ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि वह किसी भी हालत में इस माले को नहीं उतारेगा, और इतना कहते ही वह रमेश का हाथ और कसके पकड़ते हुए खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयावह हो गया था। जो लोग सीधे साधे लग रहे थे अब वे भयानक हो गए थे। कुछ के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, तो कुछ अजीब हरकत करते हुए मैकू और रमेश को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। मैकू ने रमेश से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही यह भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ इनका सामना करना है। इसके बाद वे दोनों फिर से वहीं सोफे पर बैठकर आंख बंद करके मां मेहर वाली भगवती को गोहराने लगे। उनके अगल बगल में बहुत सारी आवाजें चीख पुकार आ रही थी, पर वे इन सब से बेखबर होकर बस मां का नाम ही लिए जा रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक आवाजें आनी बंद हो गईं। मैकू और रमेश ने अब अपनी आंखें खोल दी। अब वहां इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अरे हवेली भी तो नहीं थी, तो क्या ये दोनों सपना देख रहे थे? खैर वे दोनों उठे और वहां से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज की आभा उस जंगल में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई थी। अचानक मैकू कार के पास गया और दरवाजा खोलकर बैठ गया। उसने कार को स्टॉप की तो वह बिना देर किए चालू हो गई। अब उसके बगल में रमेश भी बैठ चुका था। वे जंगल से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर हो लिए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी। मैकू ने वहीं अपनी कार रोक दी और कार से उतरकर उस टपरी में आ गया। टपरी में आते ही दुकानदार थोड़ा डर से मैकू की तरफ देखकर बोला, साहब आप लोग सुबह सुबह इस जंगल में से कहां से आ रहे हैं? कहीं आप लोग रात को ही नहीं तो? मैकू एक टूटी बेंच पर बैठते हुए अब तक की सारी घटना सुना दी। दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर कहा कि अच्छा हुआ कि आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे लोग इन भूतों के ऐसे शिकार हुए हैं कि या तो वे पागल हो गए या किसी बड़ी बीमारी के शिकार। इसके बाद उस दुकानदार ने सहमते हुए अपनी आपबीती उनको सुना दी। माने या ना माने, पर वह आया वापस यमकोल से। जी हाँ, ये बात मुझे भी पूरी तरह से बनावटी लग रही है, पर बताने वालों की सुने तो यह एकदम सत्य घटना है। खैर जो भी हो, पर यह घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी उससे तो मैं नहीं मिला हूं, और मिलता भी कैसे, क्योंकि इस घटना को घटे 55-60 साल हो गए हैं, और इस घटना के घटने के 5-6 साल बाद वह व्यक्ति भी प्रभु को प्यारा हो गया था। इस रोचक दैवीय घटना को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बताने वालों की माने तो एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग 7-8 घंटों के बाद जीवित हो गया, और वह भी उस समय जब उसकी चिता में आग लगाई ही जाने वाली थी। खैर यहाँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद वह आदमी मरा ही न हो, पर लोगों की सुने तो चिता पर से घर आने के बाद उस व्यक्ति ने जो बातें बताई उससे सब लोगों को बहुत ही कौतूहल हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति डंके की चोट पर बताया कि वह सच में मर गया था और उसे यमदूतों ने यम के कहने पर फिर से वापस लाकर छोड़ दिया।
आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है, ये घटना वहीं की है। वहां एक पंडित जी थे, लगभग 70 साल के, पर एकदम चुस्त दुरुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर ही चौकी पर बैठकर घमावन धूप सेंकना ले रहे थे। दरअसल बात यह थी कि जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था, पर लोगों के शरीर की ठिठुरन जाने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उस पंडित जी के शरीर में एक अजीब जी हलचल हुई और पंडित जी कुछ समझ पाते या अपने को संभाल पाते इससे पहले ही वह चौकी पर से नीचे लुढ़क गए। पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी, वह दौड़ते हुए घर में गई और अपनी मां को बुला लाए। फिर तो रोना चिल्लना शुरू हो गया और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित जी के शरीर की जांच पड़ताल की और उन्होंने देखा कि पंडित जी तो एकदम ठंडे हो गए हैं और उनकी इहलीली समाप्त हो चुकी है। अब लोगों ने उनके अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर दी। विमान के लिए बांस कटवाकर मंगाया गया। गांव के लोगों ने अपने अपने घर से जलावन, लकड़ी, गोहरा आदि निकाला और 2 बैलगाड़ियों पर जलावन को लादा गया। ये सब करने में लगभग शाम हो गई और अब पंडित जी की अर्थी को लेकर लोग नदी किनारे गए। ठंडक का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चिता साजने लगे। बैलगाड़ियों पर से लकड़ी आदि को उतार कर चिता सजाई गई। फिर इस चिता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियां आदि रखकर घी, धूप आदि डाला गया और इसके बाद उस पंडित जी के बड़े लड़के ने ज्यों ही परिक्रमा करके चिता में आग लगाने के लिए झुके, तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। काफी लोग तो डर के चिता से काफी दूर भाग गए, पर पंडित जी के बड़े लड़के डरे नहीं। हाँ, यह अलग बात थी कि उनके भी रोए खड़े हो गए थे। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाए और लाश के मुख, सिर पर से लकड़ी आदि को हटाए। अरे ये क्या, लाश का चेहरा तो एकदम लाल और पसीने से तर था और अब साथ ही लाश की पलकें भी उठ गिर रही थी। अब पंडित जी के बड़े लड़के वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत और चिता के पास वापस आइए, पिताजी जिंदा है। पर लोग उनकी कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबराकर और दूर भाग गए क्योंकि उनको लगा कि पंडित का भूत आ गया है। कुछ लोगों ने तो पंडित जी के बड़े लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाए, पता नहीं कौन सी अनहोनी घट जाए। पर पंडित जी के बड़े लड़के वहीं डटे रहे और एक एक कर लाश के ऊपर की सारी लकड़ियों आदि को उतारा और इसके बाद अपने पिताजी को भी अच्छी तरह से पकड़कर चिता से नीचे उतारकर वहीं नीचे सुला दिया और इसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से एक अंजलि पानी लाकर उनके मुंह में डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर कुछ कम हो रहा था और एक एक करके डरे सहमे हुए लोग फिर से चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में अपने बड़े बेटे से कि हमें घर ले चलो। अब फिर से उस पंडित जी को बैलगाड़ी में सुलाकर घर लाया गया। फिर एक छोला छाप डॉक्टर को ही बुलाकर बोतल चढ़वाया गया। 2-3 दिन के बाद फिर से पंडित जी एकदम भले चंगे यानी पहले जैसे हो गए। ये बात अब तो पूरे जवार में फैल चुकी थी कि फला गांव के फला बाबा मरकर जिंदा हो गए। वे चिता पर उठकर घर आए। रिश्तेदारों आदि के साथ ही बहुत सारे लोग भी दूर दूर से उस बाबा के पास आते थे और कौतूहल से उन्हें देखते थे। इस घटना के घटने के लगभग 8-10 दिन बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना की जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा मरे नहीं थे, अपितु उनका प्राण छिप गया था और 7-8 घंटे बाद फिर वापस आ गया। पर कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि उन लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी और बाबा एकदम ठंडे और पीले हो गए थे। अभी उन लोगों की यह बात चल ही रही थी कि बाबा घर में से बाहर निकले और बोल पड़े कि वास्तव में वे मर गए थे। बाबा की यह बात कुछ लोगों को मजाक लगी, पर बाबा ने जोर देकर यह बात कही। फिर बाबा ने उस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चौकी पर से नीचे गिर गया और चौकी पर से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ यह मुझे पता नहीं चला। हाँ, पर कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ लोग उठाए ले जा रहे हैं। वे लोग वापस में कुछ बात भी कर रहे थे, पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे प्रयास करके अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूं कि मैं 2-3 लोगों के साथ उड़ा जा रहा हूं। हाँ, पर वे लोग कौन थे यह मुझे पता नहीं। वे लोग देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग ही था। और हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था और ना ही मैं ये समझ रहा था कि मैं मर गया हूं। मैं तो बस उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मुझे लेकर जो 2-3 लोग जा रहे थे उनके चेहरे भी अब मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। आगे बाबा ने बताया कि कुछ ही मिनटों में वे एक दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा का दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहां एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पोथी थी। अब क्या, मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहा।
इसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी में 2-3 मिनट तक कुछ बातें हुई, फिर कुछ और लोगों को बुलाया गया और उन्हें मेरे साथ लगा दिया गया। अब क्या फिर से मुझे लेकर वे लोग दरबार से बाहर निकले। हाँ, इस दौरान मैंने एक जो विशेष बात देखी वह ये थी कि उस राजदरबार में जितने भी लोग दिखे उन सबका एक आकार तो था, पर वे हवा जैसे लग रहे थे, मतलब हाड़ मांस के नहीं अपितु हवा आदि से बने हों। अब मुझे लेकर ये लगभग 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं बोल पा रहा था, पर हाँ, मैं इन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था और वह मुझे लेकर पहले घर पर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ कि उसके जैसा दिखने वाला ही एक दूसरा आदमी वहां प्रकट हुआ और मुझे लेकर चिता के पास आया। हाँ, चिता के पास आने तक तो मैं संज्ञान था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं और बाद में मैं जाग पड़ा और मुझे अजीब लगा कि मुझे यहाँ चिता क्यों लाया गया है। बाबा ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि उस राजदरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कह रहा है कि इसे क्यों लाया गया, किसी और को लाना था। खैर, जो भी यह घटना सही हो या गलत, पर उस पंडित जी बाबा को जानने वाला हर व्यक्ति यही कहता था कि यह घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा कभी कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपने वसूलों के बहुत पक्के थे। इस घटना के 5-6 साल बाद तक बाबा जिंदा रहे और अपनी इन यादों को लोगों को सुनाते रहे। हाँ, यहाँ एक बात और बता दूं कि फिर से होने के बाद बाबा के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। इस घटना के बाद किसी ने भी बाबा को न गुस्सा करते देखा, न बीमार पड़ते। बाबा का जीवन एकदम बदला बदला लग रहा था। वे अपने से मिलने आने वालों से बहुत प्रेम से मिलते थे। भूत प्रेत के इंसानी दुनिया का हिस्सा बनने जैसी बातें हमेशा से ही विवादास्पद रही हैं। कुछ लोग जहां ऐसी घटनाओं को सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का वहम मानते हैं, वहीं कुछ लोग इन्हें पारलौकिक घटनाएं कहते हैं, जिन्हें अक्सर इंसानों द्वारा महसूस किया जाता रहा है। इसी संबंध में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हर सच सामने लाने के लिए संस्थाओं का गठन होता है, जो विभिन्न सर्वेक्षणों और शोधों द्वारा ये साबित करती है कि वाकई भूत प्रेत इस दुनिया में है या नहीं। अगर हैं तो फिर वो कहां और कैसे इंसानों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसलमेर स्थित कुलधरा के विषय में अक्सर यह सुना जाता था कि वहां भूतों का वास है या वहां भूतों का होना महसूस किया जाता है, लेकिन कोई भी इसके पीछे की सच्चाई से वाकिफ नहीं था। इसीलिए दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ सदस्य रात को वहां जांच पड़ताल करने के लिए गए और जो सच उन्होंने दुनिया के सामने रखा वह दिल दहला देने वाला था। भूत प्रेत से जुड़ी अपनी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सोसाइटी के सदस्य वहां रुके और बहुत से सदस्यों ने किसी के होने और बार बार उन्हें छूने का प्रयास करने जैसी हरकतें महसूस की। टीम के एक सदस्य का कहना था कि उन्होंने बार बार यह महसूस किया कि कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेजर तकनीक का प्रयोग करने के कारण पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि कोई परछाई उनके साथ साथ चल रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुलधरा में रात बिताना आसान नहीं है, क्योंकि वहां आत्माओं का वास है। पारलौकिक ताकतों पर शोध करने वाली यह सोसाइटी अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लेकर गई थी, जिसकी सहायता से उन्होंने असामान्य स्थितियों का सामना किया। कहीं उन्हें परछाई नजर आई तो कहीं छोटे बच्चों के चिल्लाने की आवाजें। इतना ही नहीं, टीम के सदस्यों ने गाड़ी के शीशों पर बच्चों के हाथ के निशान भी देखे। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य के अनुसार उनके पास एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वे आत्माओं के साथ संपर्क साध सकते हैं, और इसी यंत्र की सहायता से उन्होंने आत्माओं से कुछ सवाल पूछे। उन्हें इस यंत्र की सहायता से वो आवाजें भी सुनाई दी जो आम इंसान नहीं सुन सकता, और साथ ही उन्हें आसपास मंडराने वाली आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। पैरानॉर्मल सोसाइटी के अनुसार वह ऐसी श्रापित कही जाने वाली जगहों पर घूमती है और लोगों के अंधविश्वास को दूर करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई बार यह सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं रह जाता। हालांकि कई बार लोग आत्मविश्वास में कमी आ जाने के कारण भी हर घटना को पारलौकिक घटना के तौर पर देखने लगते हैं, लेकिन भूत प्रेत भी इंसानी दुनिया का एक काला हिस्सा है, इससे भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता।